वो कौन था जो जंगलों में अपनों ही के खौफ से छुपता हुआ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत का बानी बना। मौजूदा उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से इलाके फरगाना पर अमीर तैमूर के ख़ानदान के एक फ़र्द उमर शेख की हुकूमत थी। उमर शेख की वफ़ात के बाद बादशाहत का ताज 12 साल बाबर के सर सजा, मगर इब्राहिम सारद जो उमर शेख का एक ख़ास अमीर था किले पर कब्ज़ा कर लिया। इस सूरत हाल में बाबर ने 12 साल की उम्र में एक लश्कर की क़यादत की और किले पर हमला कर दिया। बाबर ने 40 दिन तक किले का मुहासरा किए रखा। बिलाखिर इब्राहिम ने हथियार डाल दिए और बाबर की सरदारी तस्लीम कर ली। फरगाना की बादशाहत संभालते ही बाबर की कोशिश थी कि अपने करीबी इलाकों बिलखसूस खजनत पर कब्जा कर ले। बाबर ने तैयारी की और शहर की तरफ चढ़ाई कर दी। खजनत के बादशाह ने बाबर के पहुंचते ही शहर बाबर के हवाले कर दिया। बाबर की अगली मंजिल अब समरकंद थी। बुखारा के बादशाह सुल्तान अली मिर्जा और बाबर के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसके तहत दोनों मिलकर समरकंद पर हमला करेंगे, मगर ऐसे ना हुआ। बाबर के समरकंद के लिए निकलते ही रास्ते में इस पर शदीद हमला हुआ। खुशकिस्मती से वो इस मुकाबले में कामयाब रहा। बाबर बल्ख को फतह करता समरकंद की तरफ बढ़ा और कामयाबी से किले पर कब्जा कर लिया। समरकंद के तख्त पर बैठते ही बाबर ने वहाँ के सरदारों के साथ मेहरबानियाँ शुरू कर दी। बाबर के अपने ही लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटने लगे। इसी दौरान फरगाना में बगावत हो गई। बाबर बगावत को कुचलने के लिए निकला तो सही, मगर बाबर के हाथों फरगाना और समरकंद दोनों छिन गए। बाबर अपने 300 अफराद, 2 खैमों और कलील सामान के हमरा खुरासान की तरफ रवाना हुआ। इसी दौरान बाबर ने मजीद आदमियों को साथ मिलाया, एक मुख्तसर फौज तैयार की और काबुल के हाकिम को पैगामात भेजे। बिलाखिर काबुल के हाकिम ने शहर बाबर के हवाले कर दिया। बाबर की अगली मंजिल अब हिंदुस्तान थी। काबुल से 930 और दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर ये पानीपत का मैदान है। हिंदुस्तान पर इस वक्त लोधी ख़ानदान के इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी, जिसकी 50,000 फौज और 10,000 हाथियों के मुकाबले में बाबर सिर्फ 12,000 की फौज के साथ मैदान में उतरा। इधर बाबर ने अपनी कमाल फौजी हिकमत अमली से फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और खंदकें खुदवाईं। दूसरी तरफ जब इब्राहिम को मालूम हुआ कि बाबर की फ़ौज की तादाद नहायत कम है, तो इब्राहिम ने बगैर हिकमत अमली के फ़ौज को हमले का हुक्म दिया। मगर इस मार्के में बाबर के पास था एक ख़ास हथियार, तोप। बाबर की कमाल फौजी महारत और तोप के इस्तेमाल से इब्राहिम लोधी के हाथी राजा पोरस के हाथियों की तरह बिफर गए और अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़े। इस खौफनाक जंग के दौरान जब इब्राहिम ने बाजी जाती देखी तो अपने ख़ास फौजी दस्ते के साथ हमला आवर हुआ, लेकिन इब्राहिम को बाजी के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ा। लोधी फौज बादशाह की मौत को देखकर उल्टे कदम भाग गई और बाबर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह बना और ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 300 साल तक हिंदुस्तान पर हाकिम रही। इब्राहिम लोधी को वहीं पानीपत के मैदान में दफन किया और पूरी शान और शौकत के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली पहुंचते ही बाबर सबसे पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिर हुआ। जहां बाबर को हाथियों समेत बहुत सा माले गनीमत मिला, वहीं उसे ग्वालियर के ख़ानदान से एक कोहिनूर हीरा भी तोहफे में मिला, जिसकी कीमत दुनिया की आधी कीमत के बराबर थी। बाबर के सामने आहिस्ता आहिस्ता सब रुकावटें दूर होती गईं और आगरा भी बाबर के कब्जे में आ गया। लेकिन आगरा का किला, जिस पर अभी भी लोधी ख़ानदान की इजारादारी थी, किला हवाले करने से पहले लोधी की माँ ने बहुत सी शराइत रखी, जिनमें जागीरें और शहर के बाहर महल वगैरह शामिल थे। बाबर ने तमाम शराइत मान ली और किले में तख्त नशीं हो गया। हिंदुस्तान की हुकूमत संभालते ही दरबार में साजिशों का बाजार गर्म हो गया। बाबर को एक दिन जहर मिला खाना भी पेश किया गया। बाबर ने पुचकिच का हुक्म दिया, जिसके बाद खुले दरबार में
चाशनीगीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, बावर्ची की खाल खिंचवा दी गई, एक औरत को हाथियों के पांव तले कुचलवा दिया गया और दूसरी औरत को गोली मार दी गई। लोधी की मां को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद उससे सारा माल कब्जे में ले लिया गया और उसे कैद कर दिया गया। दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा राणा सांगा, जिसने खुद बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ हमले की दावत दी थी, अब बाबर का शदीद मुखालिफ बन गया था। उसने तमाम राजपूतों को इकट्ठा किया, 1 लाख की बड़ी फौज तैयार की और आगरे पर हमले के लिए रवाना हुआ। इस जंग में लोदियों के पुराने वफादार भी राणा सांगा के साथ मिल गए। उधर बाबर को जब हमले का इल्म हुआ तो उसने फौरन जंगी तैयारियों का हुक्म दिया। बाबर 50 तोपें और एक बड़ा लश्कर लेकर राणा सांगा से मुकाबले के लिए आगरा शहर से रवाना हुआ। फौज के मुआयने के दौरान बाबर ने अचानक शराब छोड़ने का इरादा किया और शराब के तमाम सोने चांदी के बर्तनों को तोड़ दिया और तमाम शराब फिकवा दी गई। मोहम्मद शरीफ नामी नजूमी की पेशगोई और दुश्मन की ज़्यादा तादाद देखकर बाबर की फ़ौज बेचैन और शदीद खौफ में मुब्तला थी। इसी दौरान बाबर ने तमाम फ़ौज को एक जगह इकट्ठा किया और इनसे मुखातिब हुआ, जो भी इस दुनिया में आया इसे एक दिन जाना है। मुझसे तुम लोग अल्लाह के नाम पर कसम खाओ कि मौत को सामने देखकर मुंह नहीं मोड़ोगे और खून के आखिरी कतरे तक लड़ोगे। बाबर की तकरीर से फ़ौज में एक जोश भर गया। लड़ाई खूब हुई और आखिर में फतह भी। बाबर ने पानीपत वाली हिकमत अमली दोबारा दोहराई और एक खौफनाक जंग बड़ी आसानी से जीत ली। मौरखीन लिखते हैं, एक दफ़ा बाबर ने हज़ारों मुरीदों के हमरा सिखों के बाबा गुरु नानक को कैद कर लिया और खूब चक्की पिसवाई। पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में गुरुद्वारा चक्की साहब इसी वाक़े से मंसूब है। कहते हैं एक दफ़ा बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार हुआ तो बाबर इसके बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और कहता रहा, ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी इसी लग जाए और ये सेहतयाब हो जाए। ये बात हकीकत है या अफसाना, बहरहाल ये तो सच है कि बाबर 1530 में सिर्फ 47 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चला गया। बाबर को काबुल में दफन किया गया, जिसको बागे बाबरी कहा जाने लगा।